जब मनुष्य धरती पर अपना अस्तित्व बस जमा ही रहा था, तब उसमें और जानवरों में सिर्फ हथियारों का फर्क था। न कोई मौलिकता थी, न ही नैतिकता। कुछ था तो सिर्फ अपना जीवन बचाए रखने का संघर्ष, और एक तरह से ये ज़रूरी भी था। दुनिया के सारे कायदे कानून, ये दर्शन की मोटी किताबों में लिखी बातें, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी मालूम होती हैं मानवता के लिए। इन किताबों को पढ़कर, कुछ अपने विचारों को लिखकर, हम खुद के मौलिक होने का एहसास करते हैं और उठकर चले जाते हैं रसोई घर या डाइनिंग रूम में खाना खाने, और भूल जाते हैं कि उन किताबों को लिखते वक्त उन लेखकों के भी पेट भरे हुए थे। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं, उसका संबंध ना तो ज़्यादा किताबों से है और ना ही भूख से। उसका संबंध है हमसे और आपसे। फिल्म का पहला सीन अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। हमारे मुख्य किरदार और उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ को एक साथ एक फ्रेम में सजा कर दिखाना पहले सीन से बता देता है कि अनुराग कश्यप वहाँ मौजूद थे। राघवन, जो कि पुलिस फोर्स में हाई रैंकिंग ऑफिसर है, एक तरह से ये फिल्म राघवन के साथ होने वाली घटनाओं को दिखाती है। राघवन एक अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में पला बड़ा है। उसके पिता, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, और माँ, दोनों ही अपने अपने तरीक़ों से उसका ख्याल रखने का प्रयास करते हैं। पर किसी अपने का ख्याल रखते वक्त हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ख्याल रखने से पहले व्यक्ति को जानना और समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस मूवी में राघवन को बखूबी समझने का काम किया है रमन ने। स्टाइल मार रहे हो? उतारो सर, उतारो। हेलो, क्या वो आँख खराब है क्या? नहीं, है? क्या सोया नहीं। सोए नहीं? अरे उबे साहब, इस बम्बई शहर में सोता कौन है? वो भी पुलिस वाले। हेलो, सोते क्यों नहीं हो आजकल? इधर आओ, आ जाओ, आगे आओ। रुको। नींद कैसे आएगी? जाओ बैठो, मैं बात करता हूँ तुमसे थोड़ी देर में। रमन इस कहानी में बराबर की हिस्सेदारी रखता है। रमन का बचपन राघव के ठीक उल्टा था। वो एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ था, और उसके पिता, माता या किसी अन्य रिश्तेदार ने उसे समझने या उसका ख्याल रखने की कोशिश नहीं की। शायद वो उसके लिए खाना जुटाने की कोशिश में ज़्यादा व्यस्त थे। पर रमन जैसा था वैसा होने में इस समाज का कम और उसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का योगदान अधिक था। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि रमन जैसे लोग बनते नहीं, पैदा होते हैं। कुछ बच्चों का मस्तिष्क बाकी बच्चों से थोड़ा अलग होता है। वो मानवीय संवेदनाओं को महसूस करने में सक्षम नहीं होते। हमारा रमन भी कुछ ऐसे ही पैदा हुआ था। शुरुआत के एक सीन में जब रमन सब कुछ कबूल रहा होता है, तब हमें दोनों कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें पता चलती हैं। रमन के इस कबूलनामे के दौरान राघवन के मुंह में सुलग रही सिगरेट और खाली पैकेट उसका नशे के प्रति झुकाव जाहिर करते हैं, और कबूलनामा रमन का उसकी ईमानदारी की तरफ। सच बोलने के अलावा रमन की एक और आदत ठीक इसके बाद वाले सीन में दिखती है, भगवान से बात करना। मेरे ख्याल से जब तमाम लोगों से घिरा होने के बावजूद एक दिन आदमी ने खुद को बहुत अकेला पाया होगा, तो उसने एक मूर्ति बनाकर उसे गले लगा लिया होगा। रमन ने भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ईश्वर को अपने साथ ले लिया था। वो जब भी अकेला होता, भगवान को अपने साथ हुई बातें बताता था, जैसे मंदिर जाने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति बताएगा, या शायद उससे थोड़ी ज़्यादा ईमानदारी के साथ। रमन एक आस्तिक था, क्योंकि आस्तिक होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हर बार आप अंत में माफ़ी मांगकर फिर से पाक हो सकते हैं, और ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसके बाद के एक सीन की मैं व्यक्तिगत तौर से सराहना करना चाहूँगा। इसमें दिखाया गया है कि कैसे रमन कमरे से आज़ाद होने के तुरंत बाद एक औरत को मारने की तैयारी में होता है। इस सीन को डायरेक्टर ने बिल्कुल उस तरह पर्दे पर उतारा है
जैसा हम सभी नेशनल जियोग्राफी में किसी जानवर को शिकार करते हुए देखते थे। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, एक रिश्ता हमारे सामने उभर कर आता है और बावजूद इसके कि यह एक रोमांटिक फिल्म नहीं है, इस कहानी में भी रिश्ता एक तरफा ही दिखाया गया है। शायद संपूर्ण रिश्ते संभले हुए लोग अपने अंदर के रस को खो देते हैं। जो चाह था मिल जाने के बाद या फिर चाह को छोड़ देने के बाद एक शांति आती है और शांत लोग कहानियाँ लिखते हैं जिनमें पात्र होते हैं रमन और राघव। रमन की राघव से पहली मुलाकात में ही उसे महसूस हो जाता है कि जैसे वो राघव को बहुत पहले से जानता हो। उसे राघव में एक बीज दिखता है, वही बीज जिसका वृक्ष वो अपने अंदर लिए घूमता था। सामान्य लोगों के लिए प्रेम और अपनापन ढूंढना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जैसा भी हो अंत में आपको एक सामान्य इंसान मिल ही जाता है। पर रमन बाकी की आबादी से काफ़ी अलग था। उसके लिए कोई अपने जैसा मिलना बहुत बड़ी बात थी। कोई अपना जिसे वो बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर यह कह सके कि वो सच में क्या है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार ले। पहले सीन में जब रमन अपने किए गुनाह कबूल रहा होता है, तब अचानक से बीच में राघवन वहाँ से चला जाता है। राघवन के इस व्यवहार पर रमन को गुस्सा नहीं आता, मगर वो निराश जरूर दिखता है, जैसे उसे उम्मीद थी कि राघवन को ये पसंद आएगा। पूरी कहानी के दौरान हमें कई बार देखने को मिलता है कि रमन अपने आप को भीड़ से अलग और ज़्यादा सम्मान के लायक समझता था, और जब उसे कहीं भी अपमान महसूस होता तो उसे गुस्सा आता था। अगर गौर से देखें तो रमन और सामान्य लोगों में काफ़ी समानताएं भी हैं। जैसे रमन एक आस्तिक है और सामान्य लोगों की तरह उसे भी अपने ऊपर अहंकार है, औरों की तरह वो भी अपने से कमज़ोर लोगों के बीच सम्मान की आशा रखता है और न मिलने पर उसे उन पर गुस्सा आता है। पूरा का पूरा अंदर चाहिए या सर पे तू चलेगा? हंस मत ज़्यादा। जब पढ़ेगा ना तो सारा खीकी भूल जाएगा। अखबार नहीं पढ़ता? पढ़। एक ही परिवार के 3 जनों की हत्या मेरी बहन थी, तेरी तरह खीकी कर रही थी, पूरा का पूरा अंदर दे के घुसेड़ दिया। उसी का झुमका है ये। विशेषताएं जो रमन को भीड़ से अलग बनाती हैं वो है उसकी ईमानदारी और किसी का भी डर न होना। राघव इस फिल्म में हमारे सामान्य तबके का प्रतिनिधि है। राघव बाकी लोगों की तरह काम पर जाता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसे अपने पद का घमंड है, वो बेईमान और डरपोक है। सामान्य लोगों की तरह वो भी किसी को अपनी असलियत नहीं दिखाना चाहता। उसका चश्मा बाकियों से उसकी नज़रें बचाना दिखाती हैं। राघव अपने जीवन को लेकर कभी सुलझा हुआ नहीं रहा। ड्रग्स और शराब में वो खुद को डुबाए रखता ताकि उसे जीवन की कड़वी वास्तविकता न देखनी पड़े। राघव अपने जीवन में नियंत्रण चाहता था और उसने वो सारी चीज़ें जुटा रखी थी जो उसे नियंत्रण में होने का एहसास कराती। कहानी के मध्य के एक सीन में जब रमन राघव को उसकी प्रेमिका के साथ देखता है, इस औरत में ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। लगे रहो, भगवान का सीसीटीवी कैमरा हूं मैं। यहाँ रमन का मतलब नियंत्रण से है। हम सभी अपना पूरा जीवन नियंत्रित तरीके से चलाने में बिताते हैं। अगर कोई नई समस्या अचानक से सामने आए तो हम घबरा जाते हैं। भविष्य की चिंता, सपने देखना, सब कुछ इसी नियंत्रण करने की इच्छा का एक हिस्सा है। राघव को भी रह रहकर पता तो चलता रहता था कि उसका अपने आसपास के लोगों पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं है, और जब उसे ये बात साफ होती वो जरा सा टूट जाता था। राघवन के हाथ से जब भी नियंत्रण छूट जाता वो खुद को बिल्कुल मृत शरीर की तरह अंदर से खोखला पाता।
राघव और रमन दोनों ही नियंत्रण के भूखे थे। राघव का हर बात पर अपनी बंदूक दिखाना ये दिखाता है कि वो अपने आसपास के लोगों की आंखों में अपना भय देखना चाहता था, क्योंकि डरे हुए लोगों को काबू करना बहुत आसान होता है। रमन का तरीका राघवन से थोड़ा अलग था। उसका नियंत्रण जरा गहरा नियंत्रण था। उसके पास भी एक लोहे की रॉड थी, पर वो उसका उपयोग भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि भय से मुक्त करने के लिए करता था। रमन को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई परिस्थिति उसके नियंत्रण से बाहर जाए, चाहे उसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मगर दूसरों को जान से मारने का रमन के पास सिर्फ यही कारण नहीं था, उसे इस काम में मजा आता था। रमन एक साइकोपैथ होने की हर शर्त को बखूबी पूरा करता था। आज तक उसने जितने भी लोगों को मारा, उन्हें याद रखने के लिए वो उन सबके नाम डायरी में अपने पास रखता था, किसी ट्रॉफी की तरह। मारते वक्त उसके चेहरे का सुकून और मारने से पहले अपने शिकार से बातें करना उसे पूरी तरह से मानसिक बीमार साबित कर देता है। तेरे मम्मी पापा को मिला के कोई 11 लोगों को भेज चुका है मैं यमराज के पास। ये देख, पूरा हिसाब लिखते हैं अपना। तेरी माँ मतलब मेरी बहन खल्लास। तेरा बाप पता नहीं तेरा बाप था कि नहीं, खल्लास। तू क्या नाम है तेरा? पॉकेट। छोटा है ना तो पॉकेट। कोई पूछेगा काहे को मारा तुझे, तो मैं बोलेगा आपने तो पॉकेट मारो बस। राघवन का मजा मारने से मिलने वाला मजा नहीं था। राघवन को किसी को मारने के बाद आने वाले नियंत्रण से मजा मिलता था। नियंत्रण हर एक चीज पर, सामने बैठे व्यक्ति पर, उसका आपके प्रति व्यवहार पर, उसकी सोच पर और अंत में उसकी सांसों पर। राघवन सच में डरपोक इंसान था और उसका सारा नियंत्रण का ये माया जाल केवल इसी एक बात को छुपाने के लिए था, दुनिया से भी और खुद से भी। रमन ने राघव की इस बात को पहली बार में पहचान लिया था। आखिरी के एक सीन में रमन की समाज को लेकर धारणा भी साफ होती है। रमन के हिसाब से समाज कायर लोगों का एक समूह है जिनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी असलियत के साथ जी सके, और रमन की ये बात एक हद तक सही भी थी। रमन उन धर्मों के खिलाफ था जो भेड़ियों के लिए भेड़ का मुखौटा बनने का प्रयास करते हैं। उसे उन लोगों से नफरत थी जो वो सच में नहीं होते, वो दुनिया को दिखाते हैं। जो लोग कमज़ोर होते हैं और बार बार गुनाह करके अपनी ही बनाई मूर्तियों और इमारतों में जाकर खुद को माफ़ करके चले आते हैं। वो लोग जो हमारे आपके बीच रहते हैं और कभी कभी तो उनकी सूरत हमसे मिलने भी लगती है। रमन और समाज के बीच के इस अंतर को एक सीन में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जब राघव रमन की बहन के घर छानबीन करने जाता है तो वो भी वहाँ से रमन की तरह ही एक प्लेट निकालकर इस्तेमाल करता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि वो उसे साफ करके सावधानी से वहीं रख देता है और रमन सारे सबूतों के साथ उसे वहीं छोड़ जाता है। अब बात करते हैं इस फिल्म के आखिरी सीन के बारे में, जब रमन खुद आकर पुलिस स्टेशन में राघव के सारे गुनाह अपने सर ले लेता है। ये रमन की तरफ से इस एक तरफा रिश्ते को दो तरफा करने का प्रयास मात्र था, और उसका ये प्रयास पूरी तरह से सफल भी होता है। जिस आदमी के पास उसे पहली मुलाकात में देने के लिए एक सिगरेट भी नहीं थी, उसने आज रमन को पूरा पैकेट सिर्फ एक बार कहने पर दे दिया था, सहमति से भरे हुए एक तोहफे की तरह। इस पूरी फिल्म में रमन को मनुष्य के अंदर मौजूद उस जानवर की तरह दिखाया गया है जिसे आज़ाद करना उस व्यक्ति के खुद के भी हित में नहीं है। अगर रमन को यहाँ बुराई की तरह दर्शाया गया है तो इस पूरी फिल्म को एक कहावत में समाप्त किया जा सकता है,
और वो कहावत है कि अच्छी चीज़ें और अच्छे लोग आपका दरवाज़ा सिर्फ एक बार खटखटाते हैं, मगर बुरी आदतें तब तक नहीं जाती जब तक आप दरवाज़ा खोल नहीं देते।